आज दिन फैसले का था सुप्रीम कोर्ट में। सवाल था कि क्या मुस्लिम महिलाओं को स्कूलों में, कॉलेजों में हिजाब पहनकर कक्षा में आने की इजाज़त है या नहीं। इस पर 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। अशोक बागड़िया बताएंगे ये फैसला क्या है। विष्णु जी, जहाँ तक फैसले की बात है, 5-7 चीज़ें हैं जो मुख्य बिंदु हैं इस फैसले की, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला चीज़ तो कि 2 जजों की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। दोनों जजों में एक मत नहीं बन पाया, तो उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया है, जिसमें एक जज ने कहा कि जो कर्नाटका हाईकोर्ट का आदेश था जिसमें कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के लिए ज़रूरी नहीं है और हिजाब पे जो बैन है वो ठीक है। दूसरा जज जो है सुधांशु धूलिया जी, उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटका हाईकोर्ट का आदेश है वो गलत है। और तीसरी चीज़ ये है कि अब जो ये एक मत नहीं हो पाया है 2 जजों के बीच में, ये मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जाएगा। अशोक, सुधांशु धूलिया और हेमंत गुप्ता के बीच में जो दोनों जज थे जिन्होंने फैसला अपना पढ़ के सुनाया, उनमें एक मत नहीं हो पाए। हेमंत गुप्ता ने कहा कि बैन जायज़ है और चलते रहना चाहिए, जबकि सुधांशु धूलिया ने कहा कि ये गलत है। क्या ग्राउंड्स पर उन्होंने कहा कि ये गलत है? देखिए, जहाँ तक जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 11 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो जब अपना आदेश पढ़ा तो 11 के 11 सवाल तो उन्होंने नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहला सवाल जो हमारे सामने ये था कि क्या जो मुस्लिम लड़कियां हैं और स्कूल जाती हैं या प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जाती हैं, क्या उनको हिजाब पहन के क्लासरूम में जाने का मौलिक अधिकार है या नहीं। तो जस्टिस गुप्ता ने कहा इसका जवाब ना मैं देता हूं जी। दूसरा सवाल ये था कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का इसेंशियल रिलीजियस हिस्सा है या नहीं। उस पर भी जस्टिस गुप्ता कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि क्या तीसरा सवाल जो हेमंत गुप्ता जी ने आंसर किया था, वो तीसरा सवाल ये था कि क्या राज्य सरकारें इस तरह का कोई ऑर्डर या कानून ला सकती है जिस पे हिजाब पे बैन लगाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस पे मेरा जवाब है हाँ, कि राज्य सरकार को हक है और वो स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट से फंडेड हैं या जो सरकारें चलाती हैं, उसमें स्कूल अथॉरिटीज़ इस तरह का ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो ये तो था जस्टिस हेमंत गुप्ता जी का। जहाँ तक जस्टिस धूलिया का सवाल है, जस्टिस धूलिया ने कहा है कि भाई शुरू में ही मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जस्टिस हेमंत गुप्ता के आदेश से या जो जजमेंट है उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, जहाँ तक ये कर्नाटका सरकार का जो आदेश था कि हिजाब पहनने पर पाबंदी है और मुस्लिम लड़कियां क्लासरूम में हिजाब नहीं पहन सकती हैं, उसको मैं गलत बरकरार देता हूं और उसको मैं सेट असाइड करता हूं। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही जस्टिस धूलिया ने कि ये जो मामला है हमारे सामने हिजाब का, इसमें हमको इन मामलों में नहीं जाना चाहिए कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम का बुनियादी हक है या नहीं है। मेरे हिसाब से ये मामला राइट टू चॉइस का है, राइट टू इक्वालिटी का है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। और मेरे हिसाब से जो बच्चियां हैं जो स्कूल जाती हैं उनके लिए एजुकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे लिए, जहाँ तक सुधांशु धूलिया जी ने कहा कि जहाँ तक मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए राइट टू एजुकेशन बच्चियों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आपने भी कहा कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने 11 कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स फ्रेम किए हैं। तो अभी आपने ये बताया कि चूंकि दोनों जजों के बीच में जो फैसला था वो आम सहमति से नहीं हुआ है, दोनों के विचार इस फैसले पर अलग अलग हैं, तो 3 जज की बेंच में जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच है विष्णु जी कि अब देखना ये होता है कि मामला जब इस तरह का कोई स्प्लिट वर्डिक्ट होता है तो यूजुअल कोर्स ऑफ नेचर में ये 3 जजेस की बेंच के पास जाता है। लेकिन इस तरह का जो पेचीदा सवाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का बात होती है या सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, तो वो मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 5 जजेस की खंडपीठ को भी भेज सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। बिल्कुल। तो उस परिस्थिति में ये मामला 5 जजेस के पास भी जा सकता है, बट ये फैसला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी कैपेसिटी में लेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब तक ये बैन लागू रहता है तो आपको मालूम ही है कि बहुत सारी मुसलमान महिलाओं ने, बच्चियों ने, जिन इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहन के क्लास में जाना अलाउड नहीं था, उन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके ऐसे इंस्टीट्यूशंस में दाखिला ले लिया जहां पर ये अलाउड था। तो इस तरीके से
जो हमको विभाजन दिख रहा है सोसाइटी में, इस पर अभी विराम तो नहीं लग पाएगा? देखिए बिल्कुल सही बात है विष्णु जी। प्रॉब्लम ये था कि हमें ये लगा था कि ये मामला इस साल की शुरुआत में ही स्नोबॉल हुआ था कि ये कंट्रोवर्सी जो इलेक्शन के समय में जब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे, तो ये मामला शुरू हुआ था उडुपी टाउन से। वहाँ पे कुछ मुस्लिम छात्राओं ने और स्कूल अथॉरिटीज़ के बीच में तनातनी हो गई इस बात को लेके कि क्या हिजाब पहन के लड़कियां क्लासरूम अटेंड कर सकती हैं या नहीं। उसके बाद में स्कूल अथॉरिटीज़ ने ये फैसला लिया कि अगर आप हिजाब पहन के क्लासरूम्स में आएंगी तो आपको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। कुछ लड़कियों को निष्कासित भी कर दिया और उसके बाद में कर्नाटका सरकार भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़ी। उन्होंने एक आदेश पास किया और कहा कि जो स्कूल्स और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके पास ये पूरा हक है कि वो डिसाइड कर सकें कि इस तरह का ऑर्डर हिजाब को बैन कर सकते हैं या नहीं। अब बात ये है कि उसके बाद में ये मामला गया कर्नाटका हाईकोर्ट में। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह का जो आदेश है स्कूल अथॉरिटीज़ का और कर्नाटका सरकार का बिल्कुल सही है और हिजाब पे जो बैन है वो आदेश बिल्कुल सही है। नाउ इस आदेश के विरोध में 26 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी और जिसका आज डिस्पोजल हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कर्नाटका हाईकोर्ट का आदेश है जो हिजाब पे बैन लगाता है उस पे कोई रोक नहीं है, ना तो अंतरिम आदेश से ना फाइनल आदेश से। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आज ये जो हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर विराम लग जाएगा। पिछले 8-10 महीने से इसको फाइनली सेटल कर दिया जाएगा, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि इस स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद कि ये कंट्रोवर्सी इतनी आसानी से सेटल होगी या कोई। यही मेरा अगला सवाल होने वाला है आपसे कि अब इसकी टाइमलाइन, इस बवाल की टाइमलाइन, इस मुकदमे की टाइमलाइन के बारे में आप कुछ निश्चितता से कहा जा सकता है कि कब तक खत्म होगा, ये लंबा खींचेगा? कहना मुश्किल है विष्णु जी। अब इस पॉइंट इन टाइम पे अभी तो आप देखिए कि अभी जो मामला है कि अभी एक देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे सुप्रीम कोर्ट के। जब जस्टिस चंद्रचूड़ टेक ओवर करेंगे तो ये मामला शायद उनके सामने जाएगा। वो डिसाइड करेंगे कि ये मामला, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मामला 3 जज सुनेंगे या 5 जज सुनेंगे, पहली चीज़ ये। दूसरा कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनता है तो नेचुरली इस पे विवाद थोड़ा लंबा चौड़ा चलेगा। फिर ये देखा जाएगा कि भाई इसको किस तारीख पे इस मामले को सुना जाए। अब इसमें मेरे को लगता है कि जहाँ तक हियरिंग्स का सवाल है, सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट है, सबमिशन सारी हैं। सिर्फ आपको जो जितनी भी 3 जजों को विचार करने की ज़रूरत है केवल है। तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा लंबा कीजिएगा। मोटे तौर पे अगर सही टाइम पे अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुन लेता है तो अगला एकेडमिक सेशन जो शुरू होगा उससे पहले ये मामला शायद सुलट जाएगा। तो मेरा आखिरी सवाल है, आपको मालूम ही है, आप ही से हम लोगों ने ये भी जाना कि चीफ जस्टिस यूयू ललित का टर्म बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद चंद्रचूड़ साहब नए चीफ जस्टिस बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। आपको लगता है यूयू ललित इसको अभी ही एक बेंच को कंस्टिट्यूट करेंगे या मामला अब नए चीफ जस्टिस के पास जाएगा? जहाँ तक जस्टिस ललित का सवाल है उनके ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, जुडिशल साइड पे वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी उनके पास 14 वर्किंग डेज हैं, उसमें वो टेकअप कर सकते हैं मैटर को। वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 3 जजेस सुनेंगे या 5 जजेस सुनेंगे, और वो ये भी चिन्हित कर सकते हैं कि कौन कौन से जजेस इस मामले को सुनेंगे। अच्छा अशोक, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट से आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए।